कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपने मेरे पीछे देख ही लिया होगा, आज हम पढ़ने नहीं, सुनने जा रहे हैं दो बैलों की कथा, है ना, कहानी। तो देखिए, इसके जो लेखक हैं, ये कहानी को जो आपकी नई बुक है गंगा कक्षा 9 की, उसका पहला पार्ट है। और सबसे पहले ये कहानी जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय जानेंगे। जो लेखक परिचय है उसको जानेंगे कि लेखक परिचय क्या है। देखिए, सबसे पहले लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद। इनका जो मूल नाम है वो क्या है? धनपत राय। मूल नाम मतलब, यानी कि जब जो उनका असली नाम है वो तो धनपत राय है, लेकिन वो लेखक के रूप में किस नाम से जाने गए? प्रेमचंद के नाम से। ठीक है, इसके बाद में इनका जो जन्म हुआ था वो 1880 में लमही नामक गांव था, वहां पे हुआ था, वाराणसी में और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इतना क्लियर। भाषा इनकी कैसी? इनकी कहानियां, इनके उपन्यास, इनके नाटक, बहुत सारी इनकी विधाएं हैं, रचनाएं हैं। तो उनमें इन्होंने भाषा का कैसा प्रयोग किया? सरल, जीवंत एवं मुहावरेदार। सरल भाषा का प्रयोग किया, जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है उसका प्रयोग करने की कोशिश की है पूरी इन्होंने सारी अपनी कहानियों में, सब में, पूरे उपन्यास में, सब में। जीवंत का अर्थ क्या है? कि जब हम उस कहानी को पढ़ते हैं तो हमको वो कहानी कैसे लगती है? जैसे हाँ, सच में ये कहानी चल रही है। उसको कहते हैं जीवंत। जो हमारे दिमाग में एक जो कहानी है उसको पिक्चर की तरह बना दे, उसे कहते हैं जीवंत। ठीक है, एवं मुहावरेदार मतलब मुहावरों का प्रयोग करते हुए। ठीक है, इनका जो निधन हुआ वो 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये जो है हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, इतना हमारा परिचय हो गया एक सामान्य सा। इसके बाद में ये जो कहानी है, जो पाठ है, ये हमें सीख क्या देता है? देखो, जब भी हम, खासकर जब हम भाषा में कोई भी कहानी या पाठ पढ़ते हैं तो बच्चों को लगता है कि हम सिर्फ ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एग्जाम लिखना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं, इसकी थ्योरी तैयार करनी है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कहानियां हैं या जो भी हमारे पाठ रहते हैं, उनमें कोई ना कोई सीख अवश्य छुपी रहती है। कोई ना कोई हमारे जीवन जीने की जो सीख होती है, हमें जीवन में कुछ सीखने के लिए उसमें एक सीख छुपी रहती है। अब देखो, दो बैलों की कथा से क्या हमें सिर्फ लेखक ने बैलों के बारे में बताने की कोशिश की है कि ये दो बैल थे, इस तरीके से इन्होंने किया पूरे पाठ में, जो जो हम आगे जानेंगे कि अपने मालिक से बहुत प्यार करते थे। तो क्या यही है इसका उद्देश्य? नहीं, इसका उद्देश्य है, सबसे पहले तो देखो, इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ से समझो। जब आप अपने घर में कुत्ता पालते हो या कोई बिल्ली पालते हो या कोई भी पालतू जानवर पालते हो, तो आपको उससे लगाव होता है कि नहीं? होता है ना। कोई आपका कुत्ता कोई ले जाए, खो जाए, चला जाए, तो आप तो रो रो के घर भर देते हो, है ना। ऐसा संबंध जुड़ जाता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? भावात्मक संबंध। भावात्मक यानी कि एक इमोशनल अटैचमेंट जो हमारा उस जीव के साथ में, प्राणी के साथ में हो जाता है। तो देखो, जब भी, तो इस पाठ में भी उसको केंद्र में रखा गया है कि जो बैल हैं उनका किसान के जो किसान है उसके साथ में एक भावात्मक संबंध है ना। क्योंकि वो उसको पालता है, उसने पाला है, उनके साथ रहे हैं, वो बहुत दिनों से उनका काम करते हैं, उसको खाना पीना देता है ना। तो इसलिए उनका एक भावात्मक संबंध है। दूसरी बात, इस पाठ में जो हमें छुपा हुआ जो अर्थ है इसका, वो क्या है? आजादी, स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है। और जब स्वतंत्रता हमारे पास होती है, हमें उसकी वैल्यू पता नहीं होती। लेकिन जब हम कहीं बंधन में अपने आप को महसूस करते हैं, जब हम कहीं बंध जाते हैं, तब उसमें से जब निकलने के लिए हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है, तब हमें असली समझ में आती है कि स्वतंत्रता आखिर है क्या। तो इस पाठ में भी जो प्रेमचंद हैं, उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में बताने का प्रयास किया है कि स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिल जाती, उसके लिए हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है। हम फेल भी होते हैं, बहुत बार हमें असफलता भी मिलती है, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाकर हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो ये इस पाठ की मूल जो सीख है वो है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैंने पात्रों के नाम लिखे हैं। यहाँ पे एक पात्र है झूरी, यानी कि किसान जिसके बैल हैं। हीरा और मोती, दो बैल हैं, हीरा और मोती। अब देखो, मैं इनका थोड़ा सा परिचय बता दूं आपको। हीरा और मोती दोनों बैल हैं, साथ में रहते हैं, दोस्ती हो गई है दोनों में बहुत गहरी। ठीक है, अब इनमें जो हीरा, जैसे दो भाई होते हैं ना, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, उनमें से एक क्या रहता है? थोड़ा सा नटखट शरारती रहता है। एक क्या रहता है? थोड़ा सा समझदार रहता है, जो उसको गाइड करता है, जो उसको संभालता है। तो यहाँ पर भी वही वाली कहानी है। जो हीरा है वो थोड़ा सा समझदार है, और जो मोती है वो थोड़ा सा नटखट है। ठीक है, इसके बाद में गया।
जो जूरी है उसका वो साला है, साला यानी कि उसकी पत्नी का भाई, वो साला नहीं जो आप बात बात पर बोलते हो, ठीक है। एक लड़की, एक छोटी लड़की है जो बैलों को रोटी देती है गया के यहाँ जाने के बाद। उसके बाद में एक दड़ियल आदमी है जिसका जो है वो रोल लास्ट में आएगा, जो कहानी में अंत में आता है। तो चलिए सबसे पहले हम कहानी जानते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो कहानी प्रेमचंद ने शुरू की है, वो कहानी शुरू की है गधे का एग्जाम्पल लेके, गधे का उदाहरण लेके। क्यों शुरू किया? उन्होंने बताया है कि जो गधा होता है वो सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है, पर क्या सच में वो बुद्धिहीन है? उसके जो सारे गुण हैं वो तो किसी संत महात्मा की तरह हैं, किसी ऋषि मुनि की तरह हैं। कैसे? खुशी से फर्क पड़ता है, ना दुख से फर्क पड़ता है, ना वो उसे कुछ लाभ की चिंता है ना हानि की चिंता है, ना वो कभी शोक मनाता है ना बहुत प्रसन्न होता है, उछलता कूदता है, हमेशा एक जैसा भाव रहता है। उससे कितना भी काम करवा लो उसके लिए कभी कोई शिकायत नहीं करता, शांत भाव से उसको जो जीवन मिला है उसको जीता है। तो क्या वो एक बेवकूफ प्राणी है सच में? जब हम देखो हमें किसी इंसान को बेइज्जत करना होता है तो हमसे क्या हम उसको बुद्धिहीन समझते हैं, तो हम उसको किसकी कैटेगरी देते हैं? कितना बड़ा गधा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? वही बात यहाँ पे प्रेमचंद ने उठी है। तो प्रेमचंद ने यहाँ पे एक सवाल उठाया है कि गधा वाकई में बुद्धिहीन है, या ये जो समाज है, ये जो दुनिया है, जो सीधे सच्चे लोग होते हैं उनको बुद्धिहीन समझता है। यहाँ पे भी देखो कंपैरिजन कर दिया है ना, कि उसको बुद्धिहीन हम समझते तो हैं, पर क्या वो सच में बुद्धिहीन है? हमको इस बात पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वो कभी कुछ कहता नहीं है, कभी किसी को हमने कभी उसको क्रोध करते हुए नहीं देखा, कभी हमने उसको बदला लेते हुए नहीं देखा, कभी हमने उसको कोई विपरीत परिस्थिति में भड़कते हुए नहीं देखा। तो क्या वो बुद्धिहीन है? उसको हम समझदार भी तो कह सकते हैं, उसको हम सहनशील भी तो कह सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने उसको किसका दर्जा दिया? बुद्धिहीन का। जितना चाहिए बोझा ढो दो, वो ढोता रहेगा। तो यहाँ पर गधे का उदाहरण देकर उन्होंने कहा है कि ऐसे ही हम बैल को समझते हैं, ऐसे ही हम बैल को समझते हैं, लेकिन फिर भी पहला नंबर तो गधे का ही रहेगा बुद्धिहीन समझने में। क्यों? क्योंकि बैल तो कभी कभी सींग भी मारता है। अब देखो उन्होंने और भी उदाहरण दिए हैं, गाय का उदाहरण दिया है कि जो नए बच्चे की माँ होती है गाय, वो अपने बच्चे के लिए शेरनी बन जाती है ना। कुत्ता भी भौंकता है, कुत्ता भी हम वफादार मानते हैं कुत्ते को, लेकिन कभी कभी वो भी भौंकता है ना। तो गधे जैसा कोई नहीं है, तो वैसे ही बैल है, लेकिन बैल गधे से थोड़ा सा नीचे है। क्यों? क्योंकि जो बैल है वो कभी कभी अड़ियल भी बन जाता है, कभी कभी बदला भी लेता है, तो कभी कभी वो जो है अपना रौद्र रूप भी दिखाता है। तो इसीलिए बैल गधे से बेहतर है हमारी समझ के अनुसार। इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को लेखक कह रहे हैं बार बार, हम समझ जो समाज ने संज्ञा दी है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये तो था पाठ का परिचय, इसकी कहानी की शुरुआत कभी लेखक ने यहाँ से की है। अब देखो आगे शुरू होती है कहानी। एक किसान है झूरी, उसके पास दो बैल हैं, हीरा और मोती, ठीक है। मैं बड़े ही संक्षिप्त में इस कहानी को बताना चाहूंगी, क्योंकि कहानी तो 8-10 पेजों की है, उतना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि ये कहानी में बहुत शॉर्ट में बताऊं, बहुत संक्षिप्त में बताऊं, जो आपको प्रश्नोत्तर के लिए बहुत अच्छे से काम आएगी, ठीक है। अब देखो कहानी शुरू होती है कि एक किसान है झूरी, उसके पास दो बैल हैं, और उन बैलों में इतनी मित्रता है, इतना प्यार है कि वो मूक भाषा में, मूक भाषा किसे कहा गया है? बिना बात किए, यानी कि इशारों ही इशारों में, बिना बात किए एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ एक दूसरे को प्यार जताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो दो बैल हैं, दोनों की ही मित्रता बड़ी घनिष्ठ हो गई है, ठीक है। दोनों साथ में काम पे जाते हैं, किसान की पूरी मदद करते हैं। अब इसके बाद में होता क्या है कि जो किसान है जूली, किसी कारण से दोनों बैलों को अपने साले को दे देता है, यानी कि अपनी पत्नी के भाई के यहाँ पे भिजवाने की तैयारी कर देता है। तो अब वो बैल जब जाने लगते हैं तो बैलों को बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है। वो सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया। बैलों को क्या लगता है कि हमको बेच दिया है, हमारे मालिक ने हमको बेच दिया, तो उसको बड़ा दुख होता है दोनों बैलों को। दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हुए कहते हैं कि ऐसा क्यों किया हमारे मालिक ने, हमने तो उसके लिए बहुत वफादारी से काम किया है, हमने तो बहुत प्यार दिया है उसको पूरा, और अगर हमसे काम चाहिए था तो हमसे कहता, हम तो कभी पीछे नहीं हटते काम करने के लिए। और बैल बड़े ही अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बड़े ऊंचे हैं भी, बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो जो है अपने मालिक की मदद करते हैं। तो इसके बाद में
वो उसका साला उन बैलों को लेकर चला जाता है, शाम तक वो उसके घर पर पहुंच जाते हैं। अब बैल जो है इस बात से नाराज थे कि हमारे मालिक ने हमें आखिर क्यों बेचा। ठीक है, अब ठीक है बेच दिया इतना। अब बैलों को तो नहीं पता कि क्या कारण है क्या कारण नहीं है, किसान ने मजबूरी में हमें दिया या बेचा है, उन्होंने तो सोच लिया हमें बेच दिया। अब क्या होता क्या है कि शाम को उनको जो है जो वो चारा वारा होता है वो मिलता है, लेकिन वो खाते नहीं है, क्योंकि वो गुस्से में थे कि हमारे मालिक ने हमें क्यों जो है बेच दिया। अब दोनों आपस में मिलकर प्लानिंग करते हैं मूक भाषा में कि यहाँ से हम भाग कर जाएंगे, क्योंकि हम आए हैं तो रास्ता तो हमने देखा ही है, हम यहाँ से भाग कर जाएंगे। शाम को वो रस्सी तोड़ते हैं और वापस अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं। अब जब वापस पहुंच जाते हैं तो वो जो किसान था झूरी, वो तो दोनों बैलों को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जो उसकी पत्नी थी उसको बहुत गुस्सा आता है। जो उसकी पत्नी थी उसको बहुत बुरा लगता है कि देखो ये बैल जो है कामचोर है, वहां पे थोड़ा सा काम करना पड़ गया होगा इसलिए ये यहाँ वापस आ गए। तो वो जो है उनको डांटती है और जो उनकी देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलती है कि इनको आज सिर्फ सूखा भूसा ही देना, इनको कुछ भी खल और दाना वगैरह जो होता है वो सब नहीं पड़ेगा। हालांकि जूरी को ये बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी लेकिन अब मालकिन ने ऑर्डर दिया है तो उसको कोई नकार भी नहीं सकता। तो इस तरीके से बैल जो है आ जाते हैं, जो भी उन्हें मिलता है वो खाते हैं। और फिर अगले दिन सुबह फिर से जो जूरी का साला होता है वो बैलों को लेने वापस आ जाता है। अब वो बैलों को बड़ी गुस्से में वापस लेकर चला जाता है कि मतलब मैं इनको लेकर गया फिर भी ये जो है मेरा घर छोड़कर यहाँ वापस आ गए। अब वो क्या करता है, उनको जो है सूखा चारा देता है। वो अब उनकी केयर नहीं करता बिल्कुल भी, गुस्से में उनको सजा देने की। तो अब जब वो वहां पर पहुंच गए, उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया, सूखा चारा मिला खाने के लिए और उनको थोड़ा सा मारा भी गया। अब उनको ये बात उनके आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुंची कि हमको यहाँ पे मारा गया है। देखो हमारा जो मालिक था उसने कभी हमें फूल से भी नहीं छुआ था, फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था, और यहाँ पे तो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। तो उनमें और ज्यादा जो है ये विद्रोह की भावना जागती है और वो और भी ज्यादा उसके गया के प्रति आक्रोश से भर जाते हैं। अब अगले दिन जब वो उनको खेत में ले जाता है काम करवाने के लिए, तब दोनों बैलों को ऐसा लगा जैसे कसम खा ली हो कि पैर नहीं उठाएंगे, कि इसका काम हम करेंगे ही नहीं। दोनों ने आपस में सलाह कर ली, क्योंकि मूक भाषा में वो एक दूसरे के साथ बातचीत तो करते ही हैं। अब उसके बाद दोनों जो है सलाह कर लेते हैं कि हम इसका काम नहीं करेंगे, और वो पूरा दिन उन पर खूब लट्ठों से पिटाई होती है, सब होता है, लेकिन वो एक कदम भी खेत में नहीं बढ़ाते। अब फिर से उनको शाम को ले जाके बांध दिया जाता है और फिर से उनको वही सूखा चारा, और अपने जो जानवर थे उनको वो अच्छा चारा देता है लेकिन इनको सूखा चारा दे देता है। अब इस बात से और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। ठीक है, अब इसके बाद में होता क्या है, एक लड़की थी छोटी सी, वो भी यहीं वहां पे गया के घर के पास ही रहती थी। तो उसने क्या किया, दो बैलों को चुपके से आई और दो बैलों को रोटी खिलाकर चली गई। अब वो लड़की रोज आती और उनको रोटी खिलाने लगती। अब उन बैलों का उस लड़की से भी प्रेम बढ़ने लगा कि देखो ये लड़की जो है हमें रोटी खिला के जाती है, हमारा ध्यान रख रही है। कम से उस रोटी से हालांकि होता कुछ नहीं था उनका, लेकिन फिर भी एक जो प्रेम की भावना थी वो उनको लगी वहां पे। अब वो लड़की भी कहानी क्या थी कि उसकी भी सौतेली माँ थी जो उसको बहुत मारती पीटती थी। तो उन बैलों को बड़ा ही उससे अपनापन लगा और वो लड़की को भी उन बैलों के साथ में बड़ा ही अपनापन लगा। अब एक दिन होता क्या है कि जो हीरा और मोती हैं वो दोनों सलाह करते हैं कि क्या करें, रस्सी को काट कर भाग चले। तो वो कहता है कि नहीं, फिर से अगर पकड़े गए तो फिर से दोबारा से हमारे साथ वही सब होगा, कि क्या हुआ तो कोशिश तो करके देखेंगे। तो हीरा पूछता है मोती से कि क्या करेंगे, उसके लिए इतनी मोटी रस्सियों से बांधा हुआ है। कि कोई बात नहीं, मैं रस्सी चबा के देखूंगा, अगर रस्सी टूट जाएगी तो अच्छा है। अब जैसे वो लड़की रोटी खिलाकर गई, वो रस्सी चबाने लगता है, लेकिन रस्सी इतनी मोटी थी कि वो चबा के उसको काटा नहीं जा सकता था। अब वो लड़की वापस से आती है, लेकिन वो लड़की क्या करती है, लड़की समझ जाती है कि ये जो बैल जो है भागना चाहते हैं, तो वो उनकी रस्सी को जो है खोल देती है और उनसे कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो जो हीरा था वो थोड़ा सा समझदार था, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, तो वो कहता है कि अगर हम भाग गए तो ये लड़की को सब लोग जो है मिलकर लड़की को मारेंगे, परेशान करेंगे। तो वो सोचता है कि हम भागे या ना भागे, तो मोती उसको फोर्स करता है कि नहीं चलो हम भागेंगे। तो इतने में लड़की ने देखा कि ये भाग नहीं रहे, तो उसने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि देखो बैल भागे जा रहे हैं, फूफा जी के यहाँ से लाए गए बैल भागे जा रहे हैं। तब दोनों बैल जो है वहां से भाग जाते हैं। अब भाग जाते हैं, उनका पीछा करता गया, लेकिन वो बैल किसी के हाथ नहीं आते। अब इस भागम भाग के चक्कर में वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। जब रास्ता भटक जाते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता कि वो जो जहाँ भी जा रहे हैं सब नया नया है, उनका पहचाना हुआ रास्ता ही नहीं है। अब कुछ भी सही, उनको वहां पे एक खेत मटर का खेत मिल गया, वहां पे वो सबसे पहले बोलते हैं
चलो अब पेट पूजा कर ली जाए, यानी कि मटर के खेत में घुस जाते हैं और वहां पे खाते हैं। ठीक है, इसके बाद में वहां पे एक सांड आ जाता है, जो कि उसके साथ उनका युद्ध होता है, लड़ाई होती है। उस पर दोनों ही आक्रमण करते हैं और उस सांड को हराकर भगा देते हैं। फिर उसके बाद में फिर ये सोचते हैं कि चलो अब वापस जाने के लिए रास्ता देखेंगे। अब रास्ता तो भटक चुके हैं दोनों। अब उसके बाद में फिर से जो मोती है वो थोड़ा सा शरारती था, तो वो कहता है नहीं, एक बार और मटर के खेत में घुस के मैं मटर खाऊंगा। तो हीरा उसको मना करता है कि नहीं मत जा, लेकिन फिर भी मोती नहीं मानता और वो अंदर चला जाता है। अब मटर खाने लगता है। अब वहां पे लाठी लेकर लोग आ जाते हैं। अब वहां पे जब देखता है तो भागने की कोशिश करता है, तो हीरा तो भाग जाता है थोड़ी दूर तक, लेकिन मोती वहां पे खेत में, क्योंकि खेत में पानी था, मिट्टी गीली थी, उसकी वजह से उसके जो खुर हैं यानी कि पैर हैं वो मिट्टी में धस जाते हैं, वो भाग नहीं पाता। तो उस पर खूब पिटाई होती है उसकी डंडों से। तो वहां पे फिर जब हीरा देखता है कि मोती की पिटाई हो रही है, तो हीरा भी वापस आ जाता है, उसको छोड़ के नहीं भागता और ले जाकर उनको कौजी हाउस में बंद कर दिया जाता है, वहां पे बांध दिया जाता है। कौजी हाउस में ऐसे जानवरों को बांधा जाता है जिस तरीके से नुकसान करते हैं या जो छूटे हुए होते हैं, जिनका कोई मालिक नहीं होता है, तो जो अनाथ पशु होते हैं, तो वहां पे सारे पशुओं को लाकर बांध दिया जाता है। उनको ना खाना दिया जाता है, ना सूखा, खाली पानी या फिर सूखा चारा उनको ऐसे डाल दिया जाता है। अब वहां पे देखा जो बकरियां हैं, भैंसे हैं, गधे भी हैं, सब हैं वहां पे। तो वो देखते हैं कि ये सब लोग किधर, और कुछ जानवर तो ऐसे हो गए जिनकी की हालत बिल्कुल मरने लायक हो गई है। जब वो ऐसा देखते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि अब हमारी भी हालत यही होने वाली है। तो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तो वो कहता है, मोती कहता है हीरा से कि तुम क्यों रुके मेरी वजह से, कम से कम तुम तो भाग जाते। तो हीरा कहता है कि हीरा कहता है मोती से, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत का समय आया तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ देता, है ना। तो इस तरीके से दोनों बात करते हैं आपस में। तो जो वो कौजी हाउस था, उसकी जो दीवार थी वो जो है कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी। तो दोनों, हीरा और मोती दोनों सलाह करते हैं। 2-3 दिन निकल गए, उनको सूखा चारा खाते खाते उनकी भी थोड़ा सा कमजोरी आ गई, उनको भी ऐसा लगने लगा कि अब हमारी भी प्राण निकल ही जाएंगे। तब जो दोनों आपस में सलाह करते हैं कि क्या इस दीवार को तोड़ा जाए। तो पहले हीरा कोशिश करता है, तो मोती पहले तो मना करता है कि नहीं रहने दो, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे इतने लोग हैं देखने वाले, वो हमको पकड़ लेंगे। तो हीरा कहता है कोशिश करने में क्या है। तो हीरा जो है सींग मार मार के उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। मिट्टी थी तो मिट्टी निकलने लगती है उसमें से। अब होता क्या है, उसकी आवाज सुनकर वहां पे जो रखवाला रहता था वो आता है और हीरा को मारता है और मोटी रस्सी से बांध देता है। तो जो मोती था उसको चिढ़ाता है कि देखो मैंने मना किया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब इसके बाद में उसमें कि नहीं, अब तो हमने यहाँ से निकल नहीं सकते। लेकिन मोती के मन में आता है कि क्यों ना मैं भी एक बार कोशिश करके देखूं। तो इस बार हीरा को तो मोटी रस्सी से बांध दिया। अब मोती जो है कोशिश करता है, वो सींग से उस दीवार को गिराने की कोशिश करता है और वो दीवार गिर जाती है। जैसे ही वो दीवार गिरती है, बाकी के वहां पे जितने भी जानवर थे, सारे के सारे, भैंसें थी, बकरियां थी, सब के सब वहां से भाग जाते हैं, चले जाते हैं, निकल जाते हैं। अब वो तो निकल जाते हैं, उनके निकलने के बाद में जो हीरा है उसकी रस्सी बहुत मोटी है, वो उसको तोड़ नहीं सकता। अब वहां पे 2 गधे भी खड़े रह जाते हैं। तो ये दोनों उन गधों को कहते हैं कि तुम क्यों खड़े हो, सारे भाग गए, तुम क्यों नहीं भागते। तो ये कहते हैं कि नहीं, हम पकड़े गए तो हमें और ज्यादा ये होगा। तो मोती उनको मार मार के वहां से जबरदस्ती भगा देता है। तो वो आपस में फिर बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर हम नहीं भाग पाएंगे तो हमने इतने सारे जानवरों को तो भगा दिया, उनका जो है आशीर्वाद हमें मिलेगा, लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों को अब ये जो है बात जो रखवाले थे उनको समझ में आ जाती है कि ये हीरा और मोती की ही चाल है, जो कि इन्होंने सारे जानवरों को भगा दिया। तो उनकी खूब अच्छी खासी खातिरदारी होती है, खूब उनको मारा पीटा जाता है। उसके बाद और मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया जाता है। अब बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। तो दोनों बहुत कमजोर हो गए, दोनों को खाना नहीं मिलता, सिर्फ पानी मिलता है। वो भी दिन में एक बार पानी मिल गया, पानी से बेचारों को काम चलाना पड़ता है। इसके बाद में फिर एक दिन एक वहां पे एक दरियल आदमी आता है उन बैलों को देखने के लिए। पहले तो और भी पहले से लोग आना शुरू होते हैं इनको देखने के लिए, लेकिन कोई भी उनको लेता नहीं है कि इतने कमजोर बैलों को लेकर हम क्या करेंगे। तब वो दरियल आदमी आता है एक, तो वो जो है इनको लेने का फैसला करता है। तो जब ये दरियल आदमी ले लेता है तो इनको लेकर जाता है, खरीद लेता है मतलब, और फिर वो उनको कौजी हाउस से बाहर निकाला जाता है, वहां से उनको लेकर बाहर जाया जाता है। अब वो बाहर जाते समय यहाँ पे दोनों आपस में सलाह करते हैं कि देखो अब तो हमें मरना ही है इस दरियल के हाथों। ये हमें ले जाएगा, वहां पे हम पे छुरी चलाएगा, यानी कि हमको काट डालेगा। अब तो हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसी तरीके से आपस में बात कर रहे होते हैं।
तब इनको थोड़ा सा ये लगता है कि अरे ये तो वही रास्ता है जहाँ से हम गए थे गया के यहाँ, है ना। तो तब इनको पहली बार एहसास होता है कि अब ये हमारा जो रास्ता है जाना पहचाना सा लग रहा है। तो इनको जो है थोड़ी सी हिम्मत आती है, शक्ति आती है। जैसे इनको पता चलता है कि हमारा जाना पहचाना रास्ता आगे, आप अपने गांव को पहचान सकते हैं, तो ये थोड़ी देर तो इंतजार करते हैं, दोनों आपस में बातें करते हुए। बातें कैसे हो रही है? मूक भाषा में, इस बात को ध्यान रखिए। वो लोग हमारी तरह बोल के बात नहीं कर रहे, मूक भाषा में बात हो रही है। डरियल उनको लेके जा रहा है, बैल पीछे चुपचाप चुपचाप चले जा रहे। तो पहले तो मोती पूछता है कि मैं इसको मार के भगाऊं क्या? तो हीरा ऐसा करने से मना कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, पहले रुको। फिर उसके बाद में जब वो अपने बिल्कुल गांव के पास में पहुंच जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि हाँ यही हमारे मालिक का गांव है। मालिक कौन? वो किसान, यानी कि झूरी। तो तब इनको समझ में आ जाता है कि ये तो हमारे ही मालिक का गांव है। तब ये वहां से ऐसी दौड़ लगाते हैं दोनों, उसको धक्का मारते हुए, और सीधे जाके झूरी के घर के सामने जाके रुक जाते हैं। अब झूरी के सामने जाते हैं, घर के सामने जाते हैं, तो झूरी उनको देखकर उनसे लिपट जाता है, उनसे चिपट जाता है और उनको जो है बहुत प्यार करता है। फिर और बहुत खुश भी होता है। फिर उनके पीछे पीछे वो दड़ियल आदमी भी पहुंच जाता है। तो वो कहता है ये मेरे बैल हैं, झूरी कहता है ये तो मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कहाँ से आए? अब उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। तो झूरी कहता है कि ये मेरे बैल हैं, दड़ियल कहता है कि मेरे बैल हैं, मैं खरीद के लाया हूँ। तो झूरी कहता है कि ये मेरे बैल होते हुए जब मैंने तुम्हें नहीं बेचा तो तुमने कैसे खरीद लिया इनको? तो वो इस तरीके से उनमें बहस चल रही हो रही थी। तब मोती फैसला करता है कि अब इसको मुझे ही निपटाना पड़ेगा। तो वो उसको ऐसा खदेड़ता है, उस गाँव से ऐसा भगाता है, उसको उस पर हमला करता है, वार करता है कि वो जो दड़ियल आदमी था वो आगे 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 भागा जाता है। तो मोती उसका पीछा जो है गाँव तक करता है और उसको गाँव के आगे जाए बाहर तक भगा के आता है। और ये सारा जो तमाशा होता है, गाँव के जो लड़के थे, जो आदमी थे, वो सारा ये सब देख रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये जो है कहानी यहाँ पे आके जब मोती उसको भगा देता है, फिर घर वापस आ जाता है। उनको बहुत अच्छा अच्छा खाने पीने के लिए दिया जाता है, खल दाना भूसी वगैरह वो सब दी जाती है, हरा चारा दिया जाता है। और इस बार जब बैल वापस आए हैं तो इस बात को खास तौर पर बताया है कि जो मालकिन है, इस बार उनका आना उसको बुरा नहीं लगा, वो भी आके उनको चूमती है, उनको प्यार करती है ना। तो इस तरीके से अंत भला तो सब भला, ऐसे ही कहते हैं ना कि आखिरकार बैल अपने मालिक के पास पहुंच ही गए, झूरी के पास आ ही गए। ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो ये तो बैलों की कहानी थी। बैलों ने क्या क्या सहा कि बैल बंधक बन गए, अच्छे खासे वहां पे रह रहे थे लेकिन वो बंधक बन गए। जब बंधक बन गए तो उन्होंने कितनी मुसीबतों का सामना किया, उन्होंने मार भी खाई, उन्होंने डांट भी खाई, वो भूखे भी रहे, सब कुछ उन्होंने सहा, है ना। लेकिन उन्होंने अपने प्रयास को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए कोशिश नहीं छोड़ी और वो कोशिश हमेशा करते रहे। आखिरकार उनकी कोशिश रंग लाई और वो अपने मालिक के पास आ गए। तो इस तरीके से ये कहानी थी जो हमें प्रेरणा देती है। एक तो प्रेम की, एक भावात्मक रिश्ता होता है उसका, है ना, और दूसरा स्वतंत्रता का। तो इन दोनों बातों पर इस कहानी में बहुत जोर दिया गया है। तो इस तरीके से ये कहानी थी। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत मदद करेगी, बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।